नेक्स्ट टॉपिक बच्चों अब हम समझने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग है डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन। डीएनए से आरएनए का बनना, ये ट्रांसक्रिप्शन होता है। हमने बच्चों पहले रेप्लिकेशन पढ़ा था जिसमें डीएनए से डीएनए बनाया था। अब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसमें डीएनए से हम आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से आरएनए बनेगा। अब बात आती है यहाँ पर आरएनए कौन सा बने, एम आरएनए बने, आर आरएनए बने, टी आरएनए बने, कौन सा आरएनए बनाया जाए? आंसर दीजिए आप। यहाँ पे जब आरएनए बनाएंगे तो ये आरएनए कुछ भी हो सकता है, मतलब ये आर आरएनए भी बन सकता है, एम आरएनए भी बन सकता है और ये टी आरएनए भी बन सकता है। मतलब जब डीएनए से आरएनए बनते हैं तो तीनों आरएनए बनाए जा सकते हैं। हाँ, ये याद रखना, कोई भी आरएनए बनाओ डिपेंड हमेशा डीएनए पर है। तो डीएनए पर डिपेंड होके इन तीनों में से कोई भी आरएनए बनते हैं। हाँ, इन तीनों में से मैक्सिमम टाइम आप देखोगे तो एम आरएनए ही बनता हुआ दिखेगा। एम आरएनए के बारे में एक पॉइंट हमने सीखा था कि ये लिस्ट स्टेबल होता है, मतलब ये बहुत जल्दी टूट जाता है और जल्दी टूटता है, सेल में बनता है, टूट जाता है, तो बार बार सेल में इसी को ही बनाना पड़ता है। इसीलिए ज़्यादातर टाइम या ज़्यादातर बुक्स में आप देखना ऐसे लिखा मिलेगा कि डीएनए से एम आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है। लेकिन याद रखना बच्चों, आर आरएनए बनाए तब भी ट्रांसक्रिप्शन ही कहेंगे, टी आरएनए बनाए तब भी ट्रांसक्रिप्शन ही कहेंगे। हाँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे आ जाए, डीएनए से ऐसा आरएनए बनाना है जिस पे प्रोटीन का मैसेज हो, तो बताइए अब कौन सा आरएनए बनेगा? और मैसेज की बात आ जाए तो समझ जाना फिर एम आरएनए का फॉर्मेशन होना है। मतलब डीएनए की इंफॉर्मेशन को आगे मैसेज को ट्रांसफर करना है तो फिर हमें एम आरएनए को बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैसेज अल्टीमेटली एम आरएनए के पास ही जाता है। एक बड़ा अच्छा पॉइंट आता है कि आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड होना क्यों जरूरी है। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ही प्रोटीन बनाते हैं। हम पढ़ते हैं कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ही प्रोटीन बनते हैं, डबल स्ट्रैंड से क्यों नहीं बनता होगा। जैसे आपको समझाने के लिए ये बच्चों यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनाया, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की खास बात ये होती है कि इसमें ये कोडॉन्स वगैरह फ्री रहते हैं, तो इस पर जो टी आरएनए आएगा ये टी आरएनए आसानी से बाइंड हो जाएगा, क्योंकि इसके एंटीकोडॉन इसके कोडॉन आसानी से एक दूसरे को पहचानेंगे। एंटीकोडॉन कोडॉन पहचानेंगे तो ये आसानी से बाइंड होगा, और आसानी से बाइंड होगा तो फिर अमाइनो एसिड यहाँ पर ऐसे जुड़ते जाएंगे और अल्टीमेटली इस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से फाइनली प्रोटीन बन जाएगा। तो यहाँ पर प्रोटीन बनाना आसान है। तो याद रखना, आरएनए को सिंगल स्ट्रैंड इसलिए रखा जाता है ताकि टीआरएनए आसानी से बाइंड हो, अमाइनो एसिड इजीली आते जाए और अल्टीमेटली आसानी से प्रोटीन बन जाए। अच्छा, इस आरएनए को डबल स्ट्रैंड कर देते तो क्या दिक्कत होती? अगर डबल स्ट्रैंड आरएनए होता, मान लीजिए डबल स्ट्रैंड आरएनए है, अगर ये डबल स्ट्रैंड है तो अब बताओ ये टीआरएनए यहां पर प्रॉपर बाइंड ही नहीं कर पाएगा। अरे टीआरएनए को यहां बैठने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि तो ऑलरेडी कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, ऑलरेडी बाइंड अप है, और जब ऑलरेडी बाइंड अप है तो ये टीआरएनए यहां बाइंड नहीं करेगा, और जब टीआरएनए बाइंड नहीं करेगा तो अल्टीमेटली इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। तो याद रखना, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, बहुत इंपॉर्टेंट, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है तो प्रोटीन बनेगा, डबल स्ट्रैंड आरएनए हो जाए तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो जाए। अच्छा, इन आरएनए के पास यहां पर इन आरएनए के पास कोडॉन्स होता है और उन्हीं कोडॉन से अमाइनो एसिड आते हैं। तो इनके पास अमाइनो एसिड का सेंस होता है, तो हम कहते हैं कि ये सेंस नेचर के होते हैं, कोडिंग नेचर के होते हैं। तो आरएनए को ही क्या माना जाता है? सेंस। आरएनए को ही क्या कहा जाता है? कोडिंग। तो सेंस कहें, कोडिंग कहे, ये सब हम आरएनए के लिए बोल सकते हैं। क्लियर? यहां पे बच्चों आपको समझाने के लिए ये डीएनए की दोनों स्ट्रैंड ओपन कर दी। ये डीएनए की दोनों स्ट्रैंड ओपन है, यहां भी जुड़ा है, धीरे धीरे ये भी सेपरेट होता जाएगा। अब डीएनए की यहां 2 स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड में यहां 3' है तो यहां 5' होगा, इधर जी तो इधर सी, इधर सी, इधर जी, वही कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट था, ओपन हो गया। ये स्ट्रैंड जो है, ये स्ट्रैंड भी बच्चों डीएनए की है और ये स्ट्रैंड भी डीएनए की है, वही डीएनए की स्ट्रैंड को ओपन कर दिया। अब डीएनए की जो 2 स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रही है, इन 2 स्ट्रैंड में से केवल एक आरएनए बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों स्ट्रैंड में से केवल यहां पर एक ही आरएनए बनाएगा। जैसे यहां पर जी है तो यहां कॉम्प्लीमेंट्री सी आएगा, और यहां पर सी तो जी, इस तरह से यहां पर ये आरएनए बनता जाएगा। और आरएनए बनते टाइम भी वही कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, जी है तो सामने सी, सी है तो जी, जी है तो सी, ए है तो यू। अच्छा, यहां याद रखना, ए के सामने यू आएगा, टी नहीं आएगा, क्योंकि आरएनए की बात चल रही है। फिर टी है तो सामने ए, जी तो सी, टी तो ए, सी तो जी, और इस तरह से यहां पर आरएनए बनता जाएगा। अच्छा, डीएनए की इस स्ट्रैंड से आरएनए बना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वाले से यहां पर आरएनए नहीं बनता है। मतलब डीएनए की 2 स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड ही आरएनए बनाती है,
ये जो डीएनए की आपको 2 स्ट्रैंड दिखाई दे रही है, इसमें से केवल एक ने ही आरएनए बनाया। एक बात अब यहां पर ध्यान से आप देखो, अगर मैं इस आरएनए की बात करूं, आरएनए की बात करें और यहां पर इस स्ट्रैंड की बात करें, तो दोनों में काफी कुछ सिमिलरिटी है। कैसे? यहां साइटोसिन है, बताओ यहां पर भी साइटोसिन है, यहां ग्वेनिन, यहां ग्वेनिन, यहां साइटोसिन, यहां साइटोसिन, यहां पर यूरेसिल है, तो यहां पर थाइमिन है। एक डिफरेंस आया, यू की जगह वहां टी आया। यहां ए, यहां सी, यहां सी, यहां ए, यहां जी, यहां जी। मतलब आरएनए और ये स्ट्रैंड काफी कुछ सेम है, बस एक ही जगह डिफरेंस आता है। क्या डिफरेंस आता है कि जहां यू होता है वहां इसमें टी होता है, बस बाकी तो ये सेम ही होता है। बिल्कुल ये और ये सेम है। तो ध्यान रखिएगा, आरएनए का नेचर मैंने आपको समझाया था कि आरएनए सेंस नेचर के होते हैं। इस आरएनए का नेचर कैसा है बच्चों? सेंस। ये सेंस नेचर का है। तो बताओ ये आरएनए के सिमिलर ही तो है। अरे जो यहां लिखा है वही तो यहां लिखा है। ये सेंस है तो ये जो स्ट्रैंड होगी, अब ये आरएनए के सिमिलर होती है और आरएनए के सिमिलर है तो इसीलिए इसको नाम दिया गया सेंस स्ट्रैंड। अरे कुछ समझ में आया? सेंस क्यों कहा? क्योंकि ये आरएनए के सिमिलर होती है। आरएनए पर कोडोन्स होते हैं। आरएनए पर क्या होते हैं? कोडोन। तो ये कोडिंग होता है, तो ये आरएनए के सिमिलर, इसको कोडिंग स्ट्रैंड कह देते हैं। अरे बात समझ में? मतलब जो आरएनए नहीं बना रही, ध्यान से सुनना, जो आरएनए नहीं बना रही है उस स्ट्रैंड को सेंस या कोडिंग कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, आरएनए नहीं बना रही है फिर भी सेंस क्यों कहा? इसलिए सेंस कहा गया क्योंकि ये सिमिलर टू आरएनए। अरे इस आरएनए के सिमिलर था इसलिए इसको सेंस कहना पड़ा। अच्छा ये सेंस है, तो ये वाली जो स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रही, अब इस स्ट्रैंड को कहेंगे एंटी सेंस। तो ये हो जाएगी सेंस स्ट्रैंड, तो ये बन जाएगी एंटी सेंस स्ट्रैंड। अब सबसे मेन बात, यहां पर इन दोनों में से इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, इसको नंबर 2 दे देता हूं। 1 और 2 में से कौन सी वाली टेम्पलेट होगी? दोनों तो टेम्पलेट नहीं है, यहां पर एक से ही कुछ बन रहा है। टेम्पलेट वर्ड कई बार आया है, एक बार फिर बताते हैं। टेम्पलेट ओल्ड स्ट्रैंड जिससे कुछ बनता है, तो यहां पर ये वाली ओल्ड स्ट्रैंड है और इससे कुछ ना कुछ बन तो रहा है, आरएनए बन रहा है, तो इसका मतलब यह स्ट्रैंड क्या हो जाएगी? टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाती है। जो बात यहां समझे, बहुत ध्यान सुनना, जो स्ट्रैंड आरएनए बनाती है, जो स्ट्रैंड आरएनए बनाती है उसे हम एंटीसेंस या टेम्पलेट कहते हैं। जो आरएनए बनाती वो एंटीसेंस या टेम्पलेट होती है, और जो आरएनए नहीं बनाती उसे सेंस या कोडिंग कहते हैं। बच्चों के दिमाग में यहां पे गड़बड़ होती है कि सर ये आरएनए नहीं बना रही फिर सेंस क्यों कहा? आंसर दीजिए आप। आरएनए नहीं बनाती फिर भी सेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिमिलर टू आरएनए चलता है, और आरएनए के सिमिलर था इसलिए इसको सेंस कहना मजबूरी है। और ये सेंस है तो सामने वाली को फिर हमने एंटी सेंस नाम दिया है। क्यों इस तरह के नाम दिए गए? क्लियर हुआ बेटे? तो ये याद रखना, ये सेंस और एंटी सेंस नाम क्यों दिए गए। क्लियर? अच्छा एक बात मुझे बताइए, डीएनए की इस स्ट्रैंड से आरएनए बनाया, बहुत अच्छी बात है। इससे अगर आरएनए बना लेते, इससे भी आरएनए बना लेते तो क्या दिक्कत है? दोनों से आरएनए बनाओ, ज्यादा बढ़िया है। अगर इससे आरएनए बनाते तो फिर क्या प्रॉब्लम आती? उन प्रॉब्लम को उन प्रॉब्लम को हम समझे। अगर डीएनए की इस स्ट्रैंड से यहां तो आरएनए बनाई है और यहां पर भी आरएनए बन जाता, मान लीजिए इधर से आरएनए बना लेते और दोनों स्ट्रैंड से अगर आरएनए बनता तो क्या प्रॉब्लम आती? अच्छा आरएनए बनने की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा 5 to 3, नया जब भी बनता है बनेगा तो 5 to 3। इधर भी वही, इधर से 5 to 3 इस तरह से यहां पर ये बना लेते, मतलब इधर भी आरएनए बना लेते, इधर भी आरएनए बना लेते। अगर दोनों से आरएनए बनता तो क्या प्रॉब्लम होती? इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती। क्या आती? यहां पर सी है, बताओ यहां क्या है? जी है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अरे सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी है, इधर जी है इधर सी है, यह भी कॉम्प्लीमेंट्री है। सी है तो जी है, यू है तो ए है तो यू है, सी तो जी, ए तो यू और जी तो सी। मतलब ये आरएनए और ये आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, और जब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों जुड़ जाएंगे। अरे इधर का सी इधर के जी से जुड़ेगा, इधर का जी इधर के सी से जुड़ेगा, इधर का सी इधर जी से जुड़ेगा, दोनों ही जुड़ जाएंगे। और जब दोनों जुड़ गए तो आरएनए ही डबल स्ट्रैंड हो जाएगा, और डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाता। यहां पर वही पॉइंट हम समझते हैं, अगर डीएनए की दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनता, बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फॉर्म आरएनए, दोनों से आरएनए बनता, तब यहां पर ये दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बनते, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बनते, और कॉम्प्लीमेंट्री बनने की वजह से डबल स्ट्रैंड आरएनए बनता और ये प्रोटीन सिंथेसिस को प्रिवेंट कर देता। मतलब ये दोनों आरएनए
इस तरह से जुड़ जाते, अरे इधर का सी इधर का जी, सी जी इस तरह से जुड़ जाते और डबल स्ट्रैंड आरएनए बनता। आरएनए 1 आरएनए 2 जुड़ गया और जब डबल स्ट्रैंड आरएनए बन गया तो अल्टीमेटली प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाता। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना सभी। दोनों स्ट्रैंड से आरएनए क्यों नहीं बनाते, क्या रीजन दोगे? अगर दोनों से आरएनए बन गया तो डबल स्ट्रैंड आरएनए बनेगा और ये डबल स्ट्रैंड आरएनए अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देगा, जो सेल के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सेल ने बड़ी समझदारी दिखाई है, यहां पर दोनों में से केवल इस एक से ही आरएनए बना है, एक से आरएनए, इससे आरएनए यहां पर नहीं बनाते, केवल एक से आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? अच्छा, पहली प्रॉब्लम तो ये है कि डबल स्ट्रैंड आरएनए बनता, प्रोटीन नहीं बनता। और भी प्रॉब्लम होती, और प्रॉब्लम क्या हो सकती है वो भी हम समझते हैं। यहां पे मान लीजिए बच्चों, अगर दोनों से आरएनए बनता, अब मान लीजिए सपोज करो ये नहीं जुड़ पाए, मान लीजिए ये जुड़ नहीं पाए, तो फिर क्या होता? ये आरएनए जाता और ये आरएनए जाता, दोनों आरएनए फिर अपना अपना प्रोटीन बनाते। अच्छा, इस पर यहां पर कोडोन सीजीसी है, यहां जीसीजी है, कोडोन तो अलग अलग है, और दोनों पर अगर अलग अलग कोडोन है, दोनों पर अलग अलग कोडोन है, तो इससे जो प्रोटीन बनता मान लीजिए 1 है, तो इससे जो प्रोटीन बनता मान लेते हो 2 है, इससे प्रोटीन 1 बना, इससे प्रोटीन 2 बना। अब बताओ दोनों प्रोटीन सेम बनते या डिफरेंट? जब दोनों पे कोडोन डिफरेंट है तो ये दोनों प्रोटीन डिफरेंट बनते। अरे कोडोन अलग अलग है तो डिफरेंट प्रोटीन बनते, और डिफरेंट प्रोटीन बनते डीएनए के एक ही सेगमेंट से, एक ही सेगमेंट, अरे एक ही तो सेगमेंट है, बस उसकी दोनों स्ट्रैंड अलग कर दी। डीएनए के एक ही सेगमेंट से 2 डिफरेंट प्रोटीन बनते, और ये दोनों डिफरेंट प्रोटीन कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते। एंटागोनिस्टिक का मतलब, मान लीजिए ये प्रोटीन गया और इसने प्लांट की हाइट को ऐसे बढ़ाया, इसने प्लांट की हाइट को बढ़ाया, तो वो जो दूसरा वाला प्रोटीन होगा ये इसकी हाइट को वापस छोटा करके आ जाएगा, इसको वापस छोटा कर देगा। मतलब दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करेंगे, अपोजिट काम करेंगे, ये एक बड़ी दिक्कत आ जाएगी। यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन की जो प्रोसेस होती है वो पूरी तरह से बेकार हो जाएगी, फ्यूटाइल हो जाएगी। मतलब अगर डीएनए की दोनों स्ट्रैंड से प्रोटीन बनते तो 2 डिफरेंट प्रोटीन बनते, इससे जेनेटिक इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन मशीनरी वो बेकार हो जाती, फ्यूटाइल हो जाती। और हम ये भी कह सकते हैं डीएनए के एक सेगमेंट के पास एक ही प्रोटीन की इंफॉर्मेशन होती है, जबकि यहां पर एक सेगमेंट के पास 2 प्रोटीन की इंफॉर्मेशन हो जाती, जो कि गलत है। यानी हमने क्या बातें सीखी? अगर दोनों स्ट्रैंड से, इस स्ट्रैंड से भी और इस स्ट्रैंड से भी, दोनों स्ट्रैंड से अगर आरएनए बनता तो पहली प्रॉब्लम, आरएनए आपस में जुड़ जाते, डबल स्ट्रैंड आरएनए बनता, इससे पहली प्रॉब्लम तो प्रोटीन बनता ही नहीं। और मान लीजिए प्रोटीन बनता भी, मान लीजिए अगर प्रोटीन बनता भी, तो ये प्रोटीन ऐसा देखा जाता है कि एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते, जिससे जीन ट्रांसफर की जो मैकेनिज्म होती है वो पूरी तरह से फ्यूटाइल हो जाती, बेकार हो जाती। तो ऐसी यहां पर कई प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए सेल ने बड़ी समझदारी दिखाई, और समझदारी दिखाते हुए इस एक से आरएनए बनाया, दूसरे से आरएनए नहीं बनाते, इससे आरएनए नहीं बनाते। और जिससे आरएनए बनाते उसका नाम एंटीसेंस है, और जिससे आरएनए नहीं बनता उसका नाम सेंस है। और एक बात हमेशा रखना, आरएनए बनने की जो डायरेक्शन होती है वो 5' to 3' होगी। जब भी आरएनए बनेगा 5 to 3 है, और ये बात हमने सीखी भी है, नया हमेशा 5 to 3 बनता है। अच्छा, 5 to 3 वाली आरएनए बनाएगी, तो यहां बताओ ये जो 3 है और इधर का जो 5 होगा, तो 3 to 5 वाली होगी एंटीसेंस, 3 to 5 वाली क्या हो जाएगी? एंटीसेंस। और ये 5 तो इधर हो जाएगा 3, तो 5 to 3 वाली हो जाएगी सेंस। एक बार फिर समझना, 3 to 5 डीएनए की 3 to 5 एंटीसेंस होगी, और 5 to 3 वाली जो होगी वो सेंस होगी। क्लियर? अगर क्वेश्चन में से 5 to 3 लिखा है, ऐसे डीएनए की स्ट्रैंड में 5 to 3 लिखा है, तो बताओ सेंस समझोगे या एंटीसेंस? 5 to 3 लिखा है तो सेंस, और ध्यान रखना सेंस से आरएनए नहीं बनता, तो पहले एंटीसेंस बना के फिर आंसर देना है। जैसे क्वेश्चन मैं आपके सामने यहां पर सोल्व करता हूं। ये बच्चा आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन आपको भी नोट करना है सबको। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसेस इन अ 1 स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए इज 5 to 3, ये है। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसेस इन आरएनए फॉर्म्ड बाय दिस डबल स्ट्रैंड डीएनए? डबल स्ट्रैंड डीएनए से बनने वाले आरएनए में क्या सीक्वेंस होगी? ऐसा आपके सामने 4 ऑप्शन है, और ये डीएनए की सीक्वेंस आपको गिवन है। कर सकते हैं क्वेश्चन? बिल्कुल, ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए, कैसे इसको सोल्व करते हैं। नीट में इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, और बच्चे इसमें गलती भी बहुत करते हैं, तो बहुत ध्यान से इसको सोल्व करना है। आप लोग सबसे पहले ये देखो,
यहां पर 5 to 3 दिया है, क्वेश्चन में 5 to 3 दिया है, और 5 to 3 दिया है मतलब सेंस दिया है या एंटी सेंस? अगर क्वेश्चन में 5 to 3 दिया है, दिमाग लगाओ बच्चों, 5 to 3 दिया है मतलब वो सेंस दिया है, यानी यहां पर 5 to 3 दिया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये तो सेंस स्टैंड है, ये तो यहां पर सेंस स्टैंड है। अच्छा, सेंस से आरएनए बनता है नहीं बनता है? सेंस से तो आरएनए बनता है, तो अब क्या करो, पहले इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड लिख सकते हो। अरे डबल स्टैंड लिखना आना चाहिए, जी है तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, सी, सी है तो जी। डीएनए में लिखो, अभी आरएनए मत बनाओ। यहां पर जब आप इसकी कॉम्प्लीमेंट्री लिखोगे तो यहां जी तो यहां सी, सी है तो जी, जी है, ए है तो टी ही लिखना है अभी, क्योंकि अभी डीएनए लिखो। और ये स्टैंड अब कहलाएगी एंटी सेंस स्टैंड, मतलब ये तो होगी सेंस वाली, ये एंटी सेंस हो गई। अब आप बताओ, एंटी सेंस वाले से आरएनए बनता है सेंस वाले से? सोचो जरा, एंटी सेंस वाले से आरएनए बनता है, तो अब इस एंटी सेंस से आरएनए बनाना है। और जब आरएनए बनाओगे, यहां 3 डैश है तो यहां पर आ जाएगा 5 डैश, इस तरह से कुछ, यहां 5 डैश, यहां सी तो जी, जी तो सी, और फिर इससे आरएनए बनाते जाएंगे। क्लियर? तो मतलब पहले सेंस है तो एंटी सेंस लिखो, फिर उससे आरएनए बनाओ। लेकिन सोल्व करने का एक आसान तरीका यह भी होता है, हमने एक बात बहुत अच्छी सीखी थी, जैसा आरएनए होता है सेंस भी वैसे ही होता है, बस यू की जगह टी का डिफरेंस होता है। कुछ याद है? तो यहां पे ध्यान दो, जैसा ये सेंस है, इस सेंस में जो है सेम यहां पर लिख दो, जी है तो जी लिख दो, सी है तो सी लिख दो, मतलब सेम यहां पे लिख दो। बस इसमें जहां जहां टी था वहां वहां इसमें यू लगा लो, और आसान से हो गया। मतलब क्वेश्चन में अगर 5 to 3 स्टैंड लिखिए, सेंस स्टैंड लिखिए, तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है। आपको एस सच ही लिखना है, बस इतना ध्यान देना है कि जहां जहां इसमें टी होता है वहां वहां इसमें यू कर देना, बस इतना सा चेंज करना, जहां जहां टी वहां वहां यू। तो दो तरह से सोल्व कर सकते हैं, सेंस से पहले एंटी सेंस लिखो, फिर आरएनए बनाओ, और आसान तरीका, जहां जहां टी था सेंस में वहां वहां यू लगा दो। और इसको जब चेक करोगे तो यहां पर चेक करोगे तो इसका आंसर फाइनली आपको मिलेगा थर्ड वाला, ये वाला, तो थर्ड वाला यहां आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को सबको इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब अच्छे से इसको ध्यान रखिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसक्रिप्शन में अब बात आती है, ट्रांसक्रिप्शन आरएनए बनाना है, तो आरएनए बनाने के लिए अब एंजाइम कौन सा लिया जाए। अब एंजाइम की बात करें, आरएनए बनाने के लिए जो एंजाइम यूज किया जाता है वो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा, आरएनए पॉलीमरेज क्यों कहा बच्चों? क्योंकि आरएनए बना रहे हैं, और जो आरएनए बनता है डिपेंड तो डीएनए पे ही है, क्योंकि डीएनए के अनुसार ही तो बनेगा। तो डीएनए पे डिपेंड होकर आरएनए बनता है, तो नाम दिया डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जिस तरह का पॉलीमरेज वो बनता है, जैसे आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाता है, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए बनाता है, तो यहां आरएनए पॉलीमरेज काम में लिया जा रहा है। ये आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट में ये 1 टाइप का होगा, जबकि यूकैरियोट्स में देखा जाए तो ये 3 टाइप्स के हो जाते हैं। प्रोकैरियोट में 1 टाइप, यूकैरियोट में 3 टाइप। यहां पर केवल एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज है, और ये आरएनए पॉलीमरेज सब कुछ बना देता है। मतलब यही आरएनए पॉलीमरेज यहां पर सभी तरह के आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। इस अकेले आरएनए पॉलीमरेज से आरआरएनए भी बनेगा, एमआरएनए भी बनेगा, और टीआरएनए भी बनेगा। मतलब एक ही आरएनए पॉलीमरेज सारे काम कर देता है। यहां अलग अलग ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, एक से ही सब कुछ बन जाता है। लेकिन यूकैरियोट में 3 टाइप के हैं। यहां पे आरएनए बनाने के लिए डिवीजन ऑफ लेबर देखा गया। इसमें सबसे पहला आता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट 28S आरएनए, 18S आरआरएनए, 5.8S आरआरएनए इनका फॉर्मेशन करता है। यानी सिंपल ध्यान रखो, ये आरआरएनए बनाने के लिए काम में लिया जाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कब काम में लेते हैं? जब आरआरएनए बनाना हो। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ये बनाता है एचएन आरएनए। एचएन का मतलब हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। इसके बारे में आगे आएगा, जब हम स्प्लाइसिंग पढ़ेंगे तब ये एचएन आरएनए वहां आपको समझ में आएगा। अभी इतना ध्यान रखो, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एचएन आरएनए बनाता है और एमआरएनए, यानी ये आरआरएनए बनाने काम आ गया, ये एमआरएनए बनाने में काम आ गया। नेक्स्ट आता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, और थर्ड का फंक्शन होता है टीआरएनए बनाना। अच्छा, टी के अलावा ज्यादातर आरआरएनए इसने बना लिए, लेकिन एक छूट गया था। कौन सा? 5S आरआरएनए। तो यहां पर 5S आरआरएनए का फॉर्मेशन थर्ड वाला करता है। ये जो आरएनए बता रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एंजाइम अच्छे से रट ही लेना है, अच्छे से याद ही करना है। और थर्ड वाला ही साथ एसएन आरएनए भी बनाता है। एसएन का मतलब
स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए इसको कहते हैं। तो याद रखना, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ज्यादातर आरआरएनए बनाता है, एक को छोड़ के 5S को, और 5S का फॉर्मेशन तो थर्ड वाला करता है। सेकंड वाले से HNRNA mRNA बनता है, और थर्ड वाले से tRNA बनता है, 5S rRNA बनता है, और SNRNA बनता है। अगर मैं इस तरह से डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को ऐसे ओपन कर दूं, ये डीएनए की दोनों स्ट्रैंड ओपन हो गई, और मैंने कहा प्रोकैरियोट्स में, ध्यान देना, प्रोकैरियोट्स में rRNA बनाना है। बताओ कौन सा एंजाइम? आरएनए पॉलीमरेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं, बस आरएनए पॉलीमरेज बोलना है। अरे प्रोकैरियोट्स की बात चल रही है, तो प्रोकैरियोट में तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं है, तो आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा। अच्छा, मैं यहां पर आरआरएनए की बजाय मैं कहता नहीं बच्चों एमआरएनए बनाओ, यहां पर एमआरएनए बनाओ। अच्छा, एमआरएनए बनाना है तब भी वही आरएनए पॉलीमरेज काम आ जाएगा, लेकिन कहानी तब बदल जाएगी जब यहां पर प्रोकैरियोट के बजाय यहां क्वेश्चन में लिख दिया जाए यूकैरियोट्स। अच्छा, यूकैरियोट में अब बताओ एमआरएनए यहां बनाना है, एमआरएनए बनाना है, तो यहां पर आरएनए पॉलीमरेज कौन सा वाला काम लगेगा? सेकंड वाला। अरे बात समझ में? अच्छा, यहां पर चेंज करके यहां कह देते कि नहीं, यहां इस बार आरआरएनए बनाओ, तो यहां पे आरएनए पॉलीमरेज फिर फर्स्ट वाला काम आएगा। तो यूकैरियोट में अलग अलग है, प्रोकैरियोट में तो यहां पर एक ही सब कुछ बना देता है। जो बात यहां पर सिखाई गई, क्लियर हुई सबको? हम यहां प्रोकैरियोट का जो आरएनए पॉलीमरेज है इसको और डिटेल में समझेंगे, लेकिन ये जो एंजाइम है इनसे नीट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत अच्छे से याद रखना। एक लाइन का क्वेश्चन आएगा, यूकैरियोट में टीआरएनए कौन बनाता है, बस इतना से पूछेंगे, टीआरएनए कौन बनाता है, तो याद होना चाहिए आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाता है। जो बात यहां सिखाई गई, क्लियर? प्रोकैरियोट का जो आरएनए पॉलीमरेज है इसको अब हम और डिटेल में समझे। प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। प्रोकैरियोट का जो आरएनए पॉलीमरेज है, इसमें आरएनए पॉलीमरेज में जो पहला पार्ट आता है उसको कहते हैं उसका कोर एंजाइम। इसको हम इस तरह से बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम। इस कोर एंजाइम के साथ यहां प्लस किया जाता है एक स्पेशल फैक्टर जिसको कहते हैं सिग्मा फैक्टर। कोर एंजाइम के साथ क्या अटैच किया गया? सिग्मा फैक्टर। और जैसे यहां पर सिग्मा फैक्टर अटैच होता है तो यहां बनेगा आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम। मतलब कोर एंजाइम सिग्मा फैक्टर जुड़ता है तो यह कंप्लीट होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज बनता है। आपकी एनसीईआरटी में बहुत ध्यान सुनना, आपके एनसीईआरटी में ऐसे होलो एंजाइम दिया ही नहीं, उसने होलो एंजाइम लिखा ही नहीं, उसने बस कोर एंजाइम भी नहीं लिखा है। तो याद रखना, एनसीईआरटी में जो आरएनए पॉलीमरेज दिया गया है वो केवल आरएनए पॉलीमरेज ये वाला दिया, मतलब कोर वाला ही दिया है, वहां कोर करके ऐसा लिखा नहीं है। लेकिन एक बार फिर सुन लो, एनसीईआरटी में जो आरएनए पॉलीमरेज गिवन है वो कोर वाला ही गिवन है, वहां पर इस तरह से होलो एंजाइम करके कुछ नहीं दिया है, वहां पर ये कोर वाला ही मान के चलते हैं। अच्छा, इस कोर एंजाइम की खास बात ये होती है कि इस कोर एंजाइम में टोटल यहां पर 5 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 5 छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं। ये 5 पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें 2 अल्फा चेन दिखाई दे रही होगी, एक बीटा दिख रही होगी, एक बीटा डैश दिख रही होगी और एक ओमेगा दिख रही होगी। तो अल्फा अल्फा, बीटा बीटा डैश और ओमेगा, ये 5 पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर ही कोर बनाते हैं। मतलब अल्फा आई, बीटा डैश आया, ओमेगा आया, पांचों आपस में असेंबल हुए और उसी असेंबली से ही ये कोर एंजाइम का डेवलपमेंट होता है। तो कोर एंजाइम इन पांचों से मिलकर बना होता है, क्लियर? अच्छा, कोर एंजाइम के साथ यहां पर एक फैक्टर लगता है सिग्मा फैक्टर। ये सब कुछ प्रोकैरियोट में समझ रहे बेटे? कोर एंजाइम के साथ यहां पर सिग्मा फैक्टर लगता है, और जैसे ही ये कोर एंजाइम प्लस सिग्मा दोनों अटैच हुए तो ये कंप्लीट होलो एंजाइम बन गया, ये कंप्लीट एंजाइम बन गया। अब यहां पर बात आती है कोर एंजाइम का क्या फंक्शन है और सिग्मा फैक्टर का क्या फंक्शन है। इनमें से ज्यादातर फंक्शन कोर एंजाइम ही करता है, ज्यादातर फंक्शन करने वाला कोर एंजाइम ही है। सिग्मा का काम तो बस छोटा सा है, ये तो छोटा सा फंक्शन करता है, मेन फंक्शन तो ये कोर ही करता है। बात आती है इस कोर एंजाइम के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, क्या क्या फंक्शन कर सकता है। कोर एंजाइम के फंक्शन में सबसे फर्स्ट 5' पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है चेन बनाना, ये चेन बनाएगा, लेकिन यहां पर चेन बनाएगा ये स्पेशल फॉर आरएनए की, तो यहां आरएनए की चेन का फॉर्मेशन करता है, तो ये आरएनए की इस तरह से चेन बनाता जाएगा। साथ ही साथ यही ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट भी करता है। यहां बच्चों अलग से प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये कोर एंजाइम सिग्मा के साथ जुड़कर ही खुद ही ये ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर देता है, क्लियर? जैसे बच्चों यहां पर ये डीएनए की दोनों स्ट्रैंड है, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड से मान लीजिए इधर 3' है तो ये वाली एंटीसेंस स्ट्रैंड है, ये एंटीसेंस है, और इस एंटीसेंस से यहां पे आरएनए बनेगा। अब आरएनए बनाने को स्टार्ट करना है, यहां पर स्टार्ट करना है। याद करो,
जब हम रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो स्टार्ट करने में वहां पर प्राइमेज एंजाइम काम आता था। कुछ याद है, आरएनए प्राइमर बनाते थे, लेकिन यहां आरएनए प्राइमर की जरूरत नहीं है। ये कोर एंजाइम आएगा और यही यहां पर स्टार्ट कर देगा, मतलब जी के सामने सी, सी के सामने जी, ये जोड़ता चला जाएगा। अलग से यहां प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं है और इनको आपस में से जोड़ते जाएंगे तो चेन बनती जाएगी। तो यहां पर यही कोर एंजाइम ऐसे यहां पर आरएनए की चेन बनाता जाएगा। आरएनए की चेन बनाने का काम कौन कर रहा है? कोर एंजाइम। स्टार्ट भी कोर ने ही किया और ये चेन बनाने का काम, 5 to 3 चेन बनाने का काम भी कोर ही करता है। साथ ही साथ कोर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को भी ब्रेक करता है। मतलब ये जैसे जैसे आगे चलता जाएगा तो आगे के ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी तोड़ेगा। याद करिए, जब हम रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने वाला कौन सा था? हेलिकेज। लेकिन यहां हेलिकेज का रोल नहीं है, यहां ये कोर एंजाइम, ये जो कोर एंजाइम है यही सारा काम कर रहा है। मतलब कोर आगे हाइड्रोजन बॉन्ड भी तोड़ रहा है, यही कोर यहां चेन भी बनाता जा रहा है और इसी कोर ने ही स्टार्टिंग भी की थी। सारा काम ये कोर आरएनए पॉलीमरेज ही करता है। ये आरएनए पॉलीमरेज बहुत अच्छा है, सब कुछ काम अकेला ही करता है। याद करो, वो डीएनए पॉलीमरेज बड़े आलसी थे, ज्यादातर काम दूसरों से कराते थे। डीएनए पॉलीमरेज कहते थे कि हम बस बैठ के चेन बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कोई और तोड़ेगा, स्टार्ट कोई और करेगा। वो तो केवल बैठ के चेन बनाते थे। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज तो सारे काम खुद ही करता है, खुद ही हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता है, खुद ही स्टार्ट करता है और खुद ही अपने आरएनए की यहां पर चेन बनाता जाता है। तो फिर बात आती है सिग्मा का क्या रोल है। सिग्मा का बस एक छोटा सा फंक्शन आता है और वो है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रमोटर। ये प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है। अब बच्चों के दिमाग में आता है, सर प्रमोटर क्या चीज है? इस प्रमोटर को हम अभी बाद में समझेंगे। आप लोग बस अभी इतना याद रखो कि सिग्मा का फंक्शन अगर पूछा जाए तो प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करना। प्रमोटर क्या होता है इसको हम समझेंगे आगे। बात समझ में? तो याद रखिएगा, कोर के कई फंक्शन होते हैं, ज्यादातर फंक्शन कोर ही करता है और ज्यादातर फंक्शन कोर करता है तो आपके एनसीईआरटी ने इस कोर को ही आरएनए पॉलीमरेज बोल रखा है। वहां अलग से कुछ नाम नहीं दिया है, वहां कोर को आरएनए पॉलीमरेज कहा गया। और सिग्मा का फंक्शन पूछा जाए तो प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करना, लेकिन किसके केस में? प्रोकैरियोट के केस में। जो बातें यहां सिखाई गई क्लियर हुई? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट उस पार्ट को कहा जाता है जिसके अंदर एग्जैक्टली ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है। जैसे बच्चों आपको समझाने के लिए ये डीएनए को ड्रॉ किया। डीएनए काफ़ी बड़ा सा होता है। अब बच्चों यहाँ पे हमें आरएनए बनाना है, तो आप बताइए जहाँ से ये डीएनए स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से डीएनए स्टार्ट होगा यहाँ से आरएनए बनना शुरू होता जाएगा और जहाँ पे ये डीएनए खत्म होगा वहाँ बंद हो जाएगा और जहाँ पर खत्म हुआ वहाँ से नीचे आरएनए गिर जाएगा। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। मतलब कभी भी पूरा डीएनए आरएनए नहीं बनाता। हम लिखते हैं डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि जितना बड़ा डीएनए होता होगा उतना बड़ा आरएनए बनता होगा। ऐसा नहीं है। डीएनए का एक छोटा पार्ट ही आरएनए बनाने में यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक छोटा सा पार्ट है और इस छोटे से पार्ट ने यहाँ पर बना दिया आरएनए। पूरे ने नहीं, इस छोटे से पार्ट ने आरएनए बनाया। तो बताओ आरएनए बनाने में पूरा डीएनए इन्वॉल्व हुआ या एक छोटा सेक्शन, एक छोटा पार्ट इन्वॉल्व हुआ, एक छोटी बाउंड्री इन्वॉल्व हुई? और जिस बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर ही आरएनए बना है। तो जो बाउंड्री आरएनए बनाने में काम आती है, इसी बाउंड्री को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। मतलब ये इतना पार्ट इस आरएनए बनाने में हेल्प कर रहा है, पूरा नहीं। ये छोटा पार्ट आरएनए बनाने में यूज हो रहा है, तो इसी यूनिट को कहा गया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में टोटल 3 पार्ट दिए गए हैं। इसमें टोटल 3 पार्ट है। इसमें सबसे पहला पार्ट जो यहां आता है पी मतलब प्रमोटर। बीच का पार्ट आता है उसको कहा जाता है जीन, जिससे ये आरएनए बन रहा है। और जहां ये बनना बंद हो जाएगा उसमें लास्ट में आएगा टी मतलब टर्मिनेटर। यानी इसमें टोटल 3 पार्ट है, प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन और टर्मिनेटर। और इन तीनों को मिला के ही कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो एक बात मुझे बताइए, क्या पूरे डीएनए से आरएनए बना? नहीं, एक छोटे पार्ट ने ट्रांसक्रिप्शन में यूज हुआ और छोटा पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शन में यूज हुआ उसी यूनिट को कहा गया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जिसके 3 सेक्शन किए गए। अच्छा, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर, ये सब डीएनए ही है। डीएनए के इस पार्ट को क्या नाम दे दिया गया? प्रमोटर नाम दे दिया। बीच वाले को जीन कह दिया, लास्ट वाले को टर्मिनेटर कह दिया। अब आपको समझाने के लिए क्या किया, यहां पर इस पार्ट को इनलार्ज करके देखा। मतलब इस पार्ट को यहां पर ऐसे इनलार्ज करके देखते हैं, इस छोटे से पार्ट को। इस छोटे से पार्ट को जब इनलार्ज करके देखा तो ये डीएनए का इस पार्ट को इनलार्ज करके देखा तो इसमें वही 3 पार्ट बन गए। इन 3 पार्ट में ये जो पहला पार्ट था, क्या नाम लिखा है? पी मतलब वही प्रमोटर है।
बीच में ये स्ट्रक्चर जीन होती है, ये स्ट्रक्चर जीन है, और लास्ट में यहां पर आ जाता है ये टर्मिनेटर। मतलब इस ट्रांसक्रिप्शन के ये टोटल 3 पार्ट होते हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चर जीन, टर्मिनेटर। अच्छा, कोडिंग स्टैंड और टेम्पलेट स्टैंड तो आप जानते हैं। जो आरएनए बनाती है वो टेम्पलेट या एंटीसेंस, और जो आरएनए नहीं बनाती वो कोडिंग। कोडिंग से आरएनए नहीं बनता। इसी कोडिंग को बच्चों एक नाम और दे देते हैं, कोडिंग को ही हम नाम देते हैं सेंस स्ट्रैंड, और टेम्पलेट इसको दूसरा नाम दिया जाता है एंटीसेंस स्ट्रैंड। तो ये तो होगी सेंस स्ट्रैंड, और टेम्पलेट को हम कह सकते हैं एंटीसेंस स्ट्रैंड। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कितने पार्ट हो गए? 3, प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन, टर्मिनेटर। बात आती है प्रमोटर किसको कहा जाए। प्रमोटर उसको कहा जाता है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करेगा। जहां आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके बाइंड करता है उसे हम प्रमोटर कहते हैं। मतलब इस प्रमोटर पर यह आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर रहा है, यहां पे आके यह आरएनए पॉलीमरेज जो है, यह आरएनए पॉलीमरेज यहां पर कर जाएगा। तो जहां आरएनए पॉलीमरेज आके बैठा उसको प्रमोटर कहेंगे। ऐसे समझिए, यह आरएनए पॉलीमरेज था, इसने आके यहां बाइंडिंग की, तो जहां आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड अप कर रहा है इसी को हम प्रमोटर कह देते हैं। क्लियर? अच्छा, स्ट्रक्चर जीन किसको कहते हैं? स्ट्रक्चर जीन उसको कहा जाता है जिससे अल्टीमेटली आरएनए बनता है। स्ट्रक्चर जीन वो पार्ट है जिससे आरएनए बनेगा, और जहां ये आरएनए बनना बंद हो जाता है इस पार्ट को नाम दे दिया जाता है टर्मिनेटर। प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन, टर्मिनेटर किसको कह रहे हैं समझ में आ रहा है? एक बार फिर सुन लीजिए। प्रमोटर उसको कहते हैं जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, यह आरएनए पॉलीमरेज जब आगे जाएगा तो जिससे आरएनए बनाएगा वो स्ट्रक्चर जीन, और जहां ये बनना बंद हो जाएगा वो टर्मिनेटर कहलाता है। क्लियर? जहां पे बच्चों ये आरएनए बनना स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, इससे पहले नहीं हुआ, जहां ये आरएनए बनना स्टार्ट हुआ इस पॉइंट को नाम दिया जाता है स्टार्ट पॉइंट। जहां ये बनना स्टार्ट हुआ इस पॉइंट का नाम स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट वो पॉइंट है जहां से आरएनए बनना हम शुरू करते हैं। अब बच्चों इस स्टार्ट पॉइंट से पहले, स्टार्ट पॉइंट से पहले वाला जितना भी पार्ट होता है, इस पहले वाले पार्ट को कहते हैं अपस्ट्रीम, और बाद वाले पार्ट को कहा जाता है डाउनस्ट्रीम। मतलब स्टार्ट पॉइंट से पहले जो भी आ गया वो अपस्ट्रीम रहेगा, और बाद में जो भी आ गया वो डाउनस्ट्रीम कहलाएगा। आप ध्यान दीजिए, प्रमोटर ये अपस्ट्रीम की साइड दिख रहा है, और टर्मिनेटर, ये टर्मिनेटर डाउनस्ट्रीम की साइड दिखाई दे रहा है। और आप ये भी देखेंगे कोडिंग और टेम्पलेट में से टेम्पलेट स्टैंड ने अल्टीमेटली यहां पर क्या बनाया? आरएनए बनाया। क्लियर? अब बच्चों मुझे यहां पर इस प्रमोटर को डिफाइन करना है, यहां पर प्रमोटर को डिफाइन करना है। अच्छा, प्रमोटर को अगर डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं प्रमोटर कोडिंग स्टैंड के 5' एंड पर है, कह सकते हैं। हम ये भी तो कह सकते हैं टेम्पलेट स्टैंड के 3' एंड पर है, दोनों ही सही है। कोडिंग स्टैंड के 5' एंड पर है, टेम्पलेट स्टैंड के 3' एंड पर है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने कहा प्रमोटर 5' 3'। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कोडिंग के कहें या टेम्पलेट के कहें। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, मिल के ये डिसाइड किया है कि अगर कुछ नहीं कहा जाए तो रेफरेंस स्टैंड हमेशा कोडिंग को लिया जाता है। यानी कुछ नहीं कहा जाए, मैंने इतना सा कहा प्रमोटर 5' पर है, मैंने कहा प्रमोटर 5' पे है, तो ये अंडरस्टूड है कि वो कोडिंग के ही है। मैंने कोडिंग टेम्पलेट कुछ नाम नहीं दिया, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि वो कोडिंग के है। अच्छा, ये रेफरेंस स्टैंड साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है। सारे साइंटिस्ट ने मिलकर डिसाइड किया कि रेफरेंस हम कोडिंग को लेंगे। इसको भी ले सकते हैं, टेम्पलेट को भी ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं, लेकिन किसी एक को डिसाइड करना था तो उन्होंने कोडिंग को डिसाइड किया है। अब मैं आपसे कहूं टर्मिनेटर किस साइड है, तो मैं कहूंगा टर्मिनेटर 3' एंड पर है। मैंने सेंस एंटीसेंस कुछ नहीं बोला, मैंने कहा टर्मिनेटर 3' एंड पर है। तो ये अंडरस्टूड है कि जो 3' एंड में बोल रहा हूं वो कोडिंग का ही है। यानी कुछ नहीं कहा जाए तो रेफरेंस स्टैंड हमेशा कोडिंग को लिया जाता है, और इसी कोडिंग के बेसिस पर ही प्रमोटर टर्मिनेटर डिफाइन किए जाते हैं। क्लियर? अब अगर मैं प्रमोटर को एग्जैक्ट आपको डिफाइन करना समझाऊं तो प्रमोटर हम किसको कहते हैं? प्रमोटर कोडिंग स्टैंड के 5' एंड पर अपस्ट्रीम प्रेजेंट होता है। प्रमोटर की लोकेशन समझ में? कोडिंग स्टैंड के 5' एंड पर अपस्ट्रीम होता है। टर्मिनेटर को आप डिफाइन करो, कैसे डिफाइन करोगे? टर्मिनेटर कोडिंग स्टैंड के 3' एंड पर डाउन स्ट्रीम है। चाहे कोडिंग नहीं भी बोलो, यहां पर 3' एंड पर किस साइड में होता है? डाउन स्ट्रीम। तो यह भी याद रखना, प्रमोटर हमेशा अपस्ट्रीम मिलते हैं और टर्मिनेटर हमेशा डाउन स्ट्रीम मिलते हैं। तो प्रमोटर अपस्ट्रीम, टर्मिनेटर यहां पर डाउन स्ट्रीम मिलते हैं।
जो बात यहाँ पर सिखाई गई क्लियर हुई सबको अच्छे से? ये बात अच्छे से ध्यान रखना, एक बार फिर सुन लेना। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किसको कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मतलब वो यूनिट जिसमें एग्जैक्टली ट्रांसक्रिप्शन होता है। पूरे डीएनए से आरएनए नहीं बनता, उस पार्ट में जिसमें ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, जिसमें आरएनए बन रहा है, उसी को हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कह रहे हैं, जिसके 3 सेक्शन है, प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन, टर्मिनेटर। जहां ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड अप हुआ, आरएनए पॉलीमरेज बैठा, वो प्रमोटर, जो आरएनए बना रहा है वो जीन, स्ट्रक्चर जीन, बंद हो गया वो टर्मिनेटर। क्लियर? जहां से आरएनए बनना शुरू हुआ उसको स्टार्ट पॉइंट, पहले वाले सारे अप होते हैं और बाद वाले सारे डाउन स्ट्रीम कहलाते हैं। और रेफरेंस स्टैंड हमेशा याद रखना कोडिंग को ही लिया जाता है। अच्छा, एक पॉइंट अब मैं यहां पे आपको समझाता हूं। यहां पे बच्चों मान लीजिए ये प्रमोटर है, ये प्रमोटर है, यहां पर ये टर्मिनेटर है। क्लियर? और ये वाली स्टैंड सेंस है और ये वाली स्टैंड यहां एंटी सेंस है। क्लियर? अब मैंने क्या किया, इस टर्मिनेटर को उठा के यहां पहुंचा दिया और इसको उठा के यहां पहुंचा दिया, उल्टा कर दिया। चेंज ये किया कि इधर तो लगा दिया टर्मिनेटर, इधर लगा दिया प्रमोटर, दोनों को आपस में स्विच कर दिया। एनसीईआरटी लाइन समझा रहा हूं। प्रमोटर टर्मिनेटर को आपस में क्या कर दो, स्विच कर दो, बदल दो। अगर इन दोनों को उठा के बदल दो तो ये रेफरेंस भी बदल जाएगा। मतलब जो सेंस वाला है अब ये बन जाएगा एंटी सेंस, और जो एंटी सेंस वाला था ये सेंस बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एक बार फिर समझते हैं क्या कहा मैंने। प्रमोटर टर्मिनेटर को आपस में स्विच कर दो, मतलब प्रमोटर को उठा के टर्मिनेटर की जगह लगा दो, टर्मिनेटर को उठा के प्रमोटर की जगह लगा, दोनों को एक दूसरे पर ऐसे बदल दो तो यहां से बदल जाएगा। अगर दोनों को बदलोगे तो अब इससे आरएनए बनना शुरू हो जाएगा, इससे आरएनए बनना शुरू हो जाएगा, मतलब ये टेम्पलेट हो जाएगा और ये कोडिंग हो जाएगा। तो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो लाइन मिलेगी आपको कि प्रमोटर टर्मिनेटर को स्विच करने पर क्या होता है। तो यहां पर सब चेंज हो जाएगा, जो सेंस था इट बिकम एंटी सेंस एंड एंटी सेंस बिकम सेंस। बात समझ में? और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कितने पार्ट आते हैं? तो 3। कौन कौन से, सबको क्लियर हुए अच्छे से? क्लियर। एक वर्ड आता है बच्चों, जीन किसे कहा जाए और सिस्टोन किसे कहा जाए, उस बात को हम समझे। आपको समझाने के लिए ये बच्चों डीएनए है, जितना बड़ा डीएनए है क्या उतनी ही बड़ी जीन होगी? ये जीन वर्ड बड़ा परेशान करता है बच्चों को कि जीन किसे कहा जाए। हम पूरी जेनेटिक्स पढ़ लेते हैं और बच्चों को यह पता नहीं चलता कि जीन किसको कहा था। तो बहुत ध्यान से आप समझिएगा, जीन किसे कहा जाए। जीन बच्चों उसको कहा जाता है पार्ट ऑफ डीएनए विच फॉर्म आरएनए। डीएनए का पार्ट जो आरएनए बनाए उसे हम जीन कहते हैं। अब ये आरएनए कुछ भी हो सकता है, ये आरएनए आरआरएनए भी हो सकता है, एमआरएनए भी हो सकता है, टीआरएनए भी हो सकता है। यानी किसी भी आरएनए को बनाना उसे हम जीन कह देते हैं। जैसे यहां पर ऐसे समझो, यहां पे बच्चों ये आरआरएनए बना। मुझे बताओ पूरे डीएनए ने आरआरएनए बनाया या इस छोटे से पार्ट ने? पहले तो ये बताओ, छोटा सा पार्ट ही काम आ रहा है। तो ये जो छोटा सा पार्ट जिसने आरएनए बनाने का काम किया, आरआरएनए बनाने का काम किया, इस छोटे से पार्ट को नाम दिया जाएगा जीन। जीन किसको कहा समझ में बेटे? ये छोटा सा पार्ट जिसमें आरएनए बना। अब ये आरएनए कुछ भी हो सकता है, आरआरएनए बना तब भी इसको हमने जीन कह दिया। सिमिलरली यहां पे बच्चों ये मान लीजिए एमआरएनए बना, क्या पूरे डीएनए ने बनाया? नहीं, ये इतने पार्ट ने बनाया, तो ये जो इतना पार्ट होता है इसको फिर हम जीन कह देते हैं, एक जीन हो गई। अच्छा, यहां मान लीजिए इसी तरह से ये टीआरएनए बना, तो ये टीआरएनए बनाने वाला जो इतना पार्ट होता है ये जीन है। और ये जो पूरी यूनिट जिसमें प्रमोटर टर्मिनेटर भी इंक्लूड कर दो तो ये पूरी यूनिट क्या बन जाएगी? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो एक डीएनए पर ऐसी कई ट्रांसक्रिप्शन यूनिट या कई जीन्स हो सकती है। अच्छा, जीन किसको कहते कुछ समझ में आया? बहुत ध्यान सुनना, पूरा डीएनए जीन नहीं होता। जीन ना ही डीएनए पे लिखा होता है, डीएनए पर ऐसे लिखा नहीं होता आई एम जीन। जीन हम उसको डिफाइन करते हैं जिसने बच्चों आरएनए बनाया। मतलब ये वाला पार्ट आरआरएनए बनाना है तो इसको हमने जीन कह दिया, मतलब इसी डीएनए को अब हम जीन कहने लग जाते हैं। अच्छा, जीन की डेफिनेशन और तरीके से भी दी जाती है। आपके एनसीईआरटी ने जीन की एक डेफिनेशन और दी है। जीन उसको भी कहते हैं पार्ट ऑफ डीएनए विच डज नॉट फॉर्म आरएनए, जो आरएनए का फॉर्मेशन तो नहीं करता बट इन्वॉल्व इन जीन रेगुलेशन ऑल्सो कॉल्ड जीन। मतलब डीएनए का वो पार्ट जो आरएनए तो नहीं बनाता, डज नॉट फॉर्म आरएनए, आरएनए तो नहीं बनाता बट इन्वॉल्व इन जीन रेगुलेशन ऑल्सो कॉल्ड जीन। जो जीन रेगुलेशन में हेल्प करता है उसी को हम यहां पर वापस जीन कह सकते हैं। क्लियर? जैसे मान लीजिए यहां पर एग्जांपल लेते हैं, ये जो इतना पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहां से लेके और यहां तक का, इस वाले पार्ट से ना तो बच्चों यहां पर आरएनए बनता है, ना यहां से कोई प्रोटीन बनता है, कुछ नहीं बनता। लेकिन ये जो इतना पार्ट है
ये रेगुलेटरी सीक्वेंस है। रेगुलेटरी सीक्वेंस मतलब जो रेगुलेशन में हेल्प करता है। अच्छा, रेगुलेशन क्या होता है अभी नहीं समझाएंगे। ये रेगुलेटरी सीक्वेंस क्या होता है, कैसे रेगुलेशन करती है, इसको हम जीन रेगुलेशन में ही डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखो, इस पार्ट ने यहां पर रेगुलेशन में काम आया, कुछ ना कुछ आरएनए के रेगुलेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम किया। ये वाला पार्ट रेगुलेशन में काम आ रहा है, तो इस रेगुलेटरी पार्ट को भी, ये जो रेगुलेटरी पार्ट आपको दिखाई दिया, इस रेगुलेटरी पार्ट को भी हम कह सकते हैं जीन है। ये भी जीन है। अच्छा, इसने आरएनए प्रोटीन नहीं बनाया, फिर भी उसको जीन कह दिया। क्यों? क्योंकि रेगुलेशन में काम आ रहा है। तो जीन की दो डेफिनेशन दी गई है। जीन एक तो उसको कहते हैं जो आरएनए बनाता है, जीन उसको भी कहते हैं जो आरएनए तो नहीं बनाता लेकिन रेगुलेशन में काम आ जाए, तो उसे हम स्पेशली रेगुलेटरी जीन यहां पे कह सकते हैं। तो ये एक तरह की रेगुलेटरी जीन हो जाती है, जिससे ना तो आरएनए बनता है ना प्रोटीन बनता है, लेकिन रेगुलेशन में काम आ गया तो इसको हम जीन कह सकते हैं। जो बात यहां समझे, क्लियर हुई? एक वर्ड और आता है, सिस्ट्रॉन। अच्छा, एक बात और बताओ पहले, ऑल जीन्स आर डीएनए बट ऑल डीएनएज आर नॉट जीन। ध्यान से देखोगे, ये वाला जीन, ये वाला डीएनए, ये वाला जीन अपने आप में क्या है? डीएनए। ये जीन अपने आप में क्या है? डीएनए। लेकिन यहां वाला जो डीएनए आपको दिखाई दे रहा है, ये जीन नहीं है। मतलब ऑल जीन्स, जितनी भी जीन्स है, सारा डीएनए है। ऑल जीन्स आर डीएनए बट ऑल डीएनएज आर नॉट जीन। सारा डीएनए जीन नहीं होता है। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे ये डीएनए तो है, ये डीएनए तो है, बिल्कुल श्योर ये डीएनए है, लेकिन ना तो ये रेगुलेशन कर रहा है ना ये आरएनए बना रहा है, मतलब इसको हम जीन नहीं कह सकते, ये जीन नहीं होती है। क्लियर? वर्ड आता है सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन उसको कहा जाता है सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव इंफॉर्मेशन ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड चेन। डीएनए का वो सेगमेंट जिस पर एक पॉलीपेप्टाइड का मैसेज है, एक पॉलीपेप्टाइड बनाने का इंफॉर्मेशन है, उसी को हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। ऐसे समझिए, ये जो जीन है इससे एमआरएनए बना और ये एमआरएनए अल्टीमेटली प्रोटीन बना रहा है। अब बताओ, इस प्रोटीन को बनाने में पूरे डीएनए ने रोल रखा? क्या ये पूरे डीएनए के पास उसकी इंफॉर्मेशन है? इस प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन बस यही तो है, इतने से पार्ट में। मतलब ये जो यहां पर आपको थोड़ा सा पार्ट दिखाई दिया, इस इतने से पार्ट में, ये जो इतना सा पार्ट आपको दिख रहा है, इस इतने से पार्ट के अंदर ही इस प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है। पूरे डीएनए पे इंफॉर्मेशन नहीं होती है, कुछ पार्ट पे होती है। तो डीएनए, इस डीएनए के पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन थी, तो इसी एरिया को नाम दिया सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन किसको कहते हैं, एक बार फिर सुनना। सिस्ट्रोन उसको कहेंगे, उस डीएनए को कहेंगे जिसके पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है। अब आप बताओ, आरआरएनए क्या ये प्रोटीन बनाता है? नहीं बनाता। अरे इसके पास कोई मैसेज थोड़ी है, और मैसेज नहीं है तो ये जीन तो है, लेकिन इसको सिस्ट्रोन नहीं कहेंगे। टीआरएनए के पास प्रोटीन बनाने का मैसेज नहीं है, तो ये जीन तो है लेकिन सिस्ट्रोन नहीं है। बस हम उसी जीन को सिस्ट्रोन कहेंगे जो एमआरएनए बनाए या जो अल्टीमेटली प्रोटीन का मैसेज रखता है। एक बार फिर सुन ला, सारी जीन सिस्ट्रोन नहीं है। ये जीन है, ये जीन है, ये जीन, सब सिस्ट्रोन नहीं। सिस्ट्रोन हम उसी को कहते हैं जो प्रोटीन बनाने की सूचना रखता है, प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन रखता है। इसी पार्ट पे प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन थी जिससे अल्टीमेटली एमआरएनए बना, उसी सेगमेंट को क्या कहा गया? सिस्ट्रोन। तो जीन क्या है, सिस्ट्रोन क्या है, एक आउटलाइन फिर दे रहा हूं, ढंग से सुन लेना। जीन उसको कहते हैं जो आरएनए बनाए, वो आरएनए कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आरआरएनए बनाए, एमआरएनए बनाए, टीआरएनए बनाए, उसको भी जीन कहते हैं। जो रेगुलेशन में काम आता है वो भी अपने आप में जीन होते हैं। और सिस्ट्रोन स्पेशली उसको कहा जाता है जो स्पेशली एमआरएनए बनाए या जिसके पास इस प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन थी, उसी को हमने क्या नाम दिया? सिस्ट्रोन। तो ये जो वर्ड है ये आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन, ये टॉपिक बच्चों हम समझ रहे थे। अभी तक हमने ये तो सीख लिया था कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए की दोनों स्ट्रैंड में से केवल एक स्ट्रैंड पार्ट करती है, और जो स्ट्रैंड आरएनए बनाती है उस स्ट्रैंड को स्पेशली कहा जाता है एंटीसेंस या टेम्पलेट स्ट्रैंड। फिर हमने समझा था कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 पार्ट होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन और टर्मिनेटर। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम है जिसके साथ सिग्मा फैक्टर जुड़ता है, तो आरएनए पॉलीमरेज वो होलो एंजाइम बन जाता है। ये सब बातें अभी तक हम समझ चुके थे। अब बच्चों हम इसकी मैकेनिज्म समझेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम बच्चों प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट में खास बात ये होती है कि मान लीजिए ये प्रोकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, मतलब डीएनए का एक छोटा पार्ट है। डीएनए तो बहुत बड़ा होता है, हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को इनलार्ज करके यहाँ बना दिया, जिसमें ये 3 पार्ट प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन और टर्मिनेटर है। ये वाला पॉइंट स्टार्ट पॉइंट है।
आप जानते हैं स्टार्ट पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से आरएनए बनना शुरू होगा, यहाँ से इस तरह से इधर आरएनए बनता चला जाएगा। अच्छा, स्टार्ट पॉइंट से अगर हम इधर की बात करें इस साइड में, तो इधर वाला पार्ट कहलाता है अपस्ट्रीम, पढ़ा था हमने। ये वाला पार्ट तो होगा अपस्ट्रीम, और स्टार्ट पॉइंट से इधर वाले जितने भी पार्ट होंगे उसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। पहले वाला सारा अपस्ट्रीम, बाद वाला सारा डाउन स्ट्रीम। अब ये जितना एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये प्रमोटर है। प्रमोटर की खास बात ये होती है कि प्रोकैरियोट के केस में इस प्रमोटर के अंदर एक स्पेशल सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। स्पेशल सीक्वेंस होती है जो सारे के सारे प्रोकैरियोट में कंजर्व होती है, सारे प्रोकैरियोट में फिक्स होती है। मतलब किसी भी बैक्टीरिया को उठा के चेक करो, इस प्रमोटर में यहां पर ये एक ऐसी सीक्वेंस होती है। ये सीक्वेंस कहलाती है TATAAT सीक्वेंस। ये सीक्वेंस इस स्टार्ट पॉइंट से अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बताओ अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, तो जब हम अप स्ट्रीम जाते हैं तो यहां बीच में कई सारे बेस पेयर होंगे, और यहां हम गए 10 बेस पेयर अप स्ट्रीम। बात को सुनना, स्टार्ट पॉइंट से 10 बेस पेयर अप स्ट्रीम गए। मैं स्टार्ट पॉइंट पे खड़ा हूं तो इस साइड 1 2 3 4 5 ऐसे 10 बेस पेयर गए। जैसे 10 बेस पेयर अप स्ट्रीम गए, यहां पर ये 6 बेस पेयर की सीक्वेंस मिली। क्या सीक्वेंस मिली है? TATAAT सीक्वेंस मिली। और ये ऐसी सीक्वेंस होती है जो सारे के सारे प्रोकैरियोट में फिक्स होती है, सारे के सारे प्रोकैरियोट में कंजर्व होती है। मतलब किसी भी बैक्टीरिया को उठा के चेक करो, ये सीक्वेंस आपको मिलेगी ही मिलेगी। और इसी सीक्वेंस को नाम दिया जाता है प्रिब्नोबॉक्स। इस सीक्वेंस का नाम प्रिब्नोबॉक्स है। प्रिब्नोबॉक्स कोई बॉक्स नहीं है, ऐसा नहीं सोचना कि डीएनए पर कोई बॉक्स लगा रखा है, बॉक्स नहीं। इस सीक्वेंस को जो स्पेशली नाम दिया गया है प्रिब्नोबॉक्स। ये जो सीक्वेंस दिखाई दे रही है इसे ही प्रिब्नोबॉक्स कहते हैं। अच्छा, इस प्रिब्नोबॉक्स के इधर और इधर की जो सीक्वेंस होगी वो कुछ भी हो सकती है। मतलब यहां पर C भी हो सकता है, G भी हो सकता है, A T कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये पार्ट तो ऐसा है जो सबके अंदर कंजर्व है, सबके अंदर फिक्स होता है, और इसी सीक्वेंस को प्रिब्नोबॉक्स कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, ये इतना बड़ा प्रमोटर है। इस प्रमोटर के अंदर एक छोटा पार्ट होता है और उस छोटे से पार्ट को नाम दिया गया है प्रिब्नोबॉक्स। इस प्रिब्नोबॉक्स का मिलना ये प्रोकैरियोट्स का फीचर है, ये प्रोकैरियोट्स में मिलता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट में कुछ अलग सीक्वेंस देखने को मिलेगी, होगी तो ही बात, सीक्वेंस थोड़ी डिफरेंट होती है। ये बच्चों यहां पर यूकैरियोट का डीएनए है, इसके अंदर भी ये स्टार्ट पॉइंट, ये प्रमोटर। इस प्रमोटर में अब स्टार्ट पॉइंट से इधर जा रहे हैं, बताओ बच्चों, अप डाउन, अप स्ट्रीम जा रहे हैं, और इस बार अप स्ट्रीम चलेंगे और चलेंगे 20 बेस पेयर। यहां कितने गए? 10। यहां 20 बेस पेयर अप स्ट्रीम जाएंगे, और 20 बेस पेयर अप स्ट्रीम जाने के बाद यहां ये एक सीक्वेंस देखने को मिलेगी। और यहां जो सीक्वेंस दिखाई दे रही क्या है? TATAAA, जिसमें टोटल 7 बेस पेयर है। यहां 6 है, यहां 7 है। अच्छा, सीक्वेंस क्या थी? TATA फिर AA। ये सीक्वेंस यूकैरियोट्स में देखने को मिलती है। अच्छा, या तो ये सीक्वेंस मिलेगी या फिर कुछ इस तरह से सीक्वेंस मिल सकती है, TATATAT सीक्वेंस मिलती है। या तो ये मिलेगी या ये मिलेगी, दोनों में से कोई ना कोई सीक्वेंस मिलेगी। और ये जो सीक्वेंस यहां पर दिखाई दे रही है, इसी सीक्वेंस को अब नाम दिया जाता है टाटा बॉक्स या होगनेस बॉक्स। जैसे प्रोकैरियोट में प्रिब्नोबॉक्स है, तो यूकैरियोट में इस बॉक्स का नाम दिया गया टाटा या होगनेस बॉक्स। आप बस इतना ध्यान रखना, प्रोकैरियोट में स्टार्ट पॉइंट से 10 बेस पेयर वाली सीक्वेंस का नाम प्रिब्नोबॉक्स था। यूकैरियोट में स्टार्ट पॉइंट से 20 बेस पेयर वाली पहले वाली सीक्वेंस का नाम था टाटा या होगनेस बॉक्स। और ये सीक्वेंस ऐसी होती है जो सारे यूकैरियोट में कंजर्व होती है, फिक्स रहती है। जो बात यहां समझाई गई, क्लियर हुई सबको अच्छे से? अब हम इसकी मैकेनिज्म समझेंगे। मैकेनिज्म को बच्चों हम डिटेल में पढ़ते हैं प्रोकैरियोट के केस में, क्योंकि प्रोकैरियोट में इन चीजों को समझाना आसान होता है। और जितनी भी मैकेनिज्म हम पढ़ रहे हैं ज्यादातर सब हमने प्रोकैरियोट में ही समझी है, तो ये मैकेनिज्म भी हम प्रोकैरियोट में समझने जा रहे हैं। आपको समझाने के लिए ये बच्चों प्रोकैरियोट का डीएनए यहां पे बना दिया, जिसमें 3 पार्ट थे, प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन और टर्मिनेटर, हमने सीखा था। और प्रमोटर के अंदर ये सीक्वेंस, नाम बोलो, प्रिब्नोबॉक्स होता है। स्टार्ट पॉइंट से कितना बेस पेयर अप स्ट्रीम? बोलो बच्चों, स्टार्ट पॉइंट से 10 बेस पेयर, प्रोकैरियोट की बात कर रहा हूं, तो 10 बेस पेयर ये प्रिब्नोबॉक्स होता है। अब यहां पर ये जो पूरी ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, ये 3 पार्ट में डिवाइड की गई है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन का मतलब होता है एंजाइम बाइंड होगा, हल्की सी चेन बनाएंगे तो इनिशिएशन, लंबी चेन बनती जाएगी तो इलोंगेशन, और जहां चेन बनना स्टॉप हो जाएगा वो टर्मिनेशन।
एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यहां पर इस प्रमोटर पर एंजाइम आकर बाइंड होगा। हमें आरएनए बनाना है, तो बताइए कौन सा एंजाइम यूज होगा? आरएनए बनाना है तो यहां एंजाइम यूज किया जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। तो यहां बच्चों ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर बाइंड करता है। आरएनए पॉलीमरेज की खास बात ये होती है कि इसमें एक स्पेशल फैक्टर जुड़ा होता है, नाम बताइए, सिग्मा फैक्टर। अच्छा, हम इनिशिएशन करने जा रहे हैं तो उसमें ये फैक्टर काम आ रहा है, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर की खास बात ये होती है कि यही सिग्मा फैक्टर इस प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है। मतलब इस प्रमोटर को पहचानने का काम अकेला आरएनए पॉलीमरेज नहीं करेगा, उसकी मदद करने आता है सिग्मा फैक्टर। यही सिग्मा फैक्टर प्रमोटर को पहचानेगा और सिग्मा फैक्टर की हेल्प से ही ये यहां पर आकर बाइंड हो गया। आरएनए पॉलीमरेज आप देख रहे हैं इस पिग्नो बॉक्स में, प्रमोटर का जो पिग्नो बॉक्स है वहां आके बाइंड हो गया। अच्छा, यहां पर आकर सिग्मा का काम फिनिश है। सिग्मा का काम बस इतना सा है, प्रमोटर को पहचानना। इसने प्रमोटर को पहचान करा दी, प्रमोटर को पहचान दिला दी, अब ये यहां बैठ गया। अब सारा काम इस आरएनए पॉलीमरेज का है, मतलब वो कोर एंजाइम का पार्ट होता है। मतलब सारा काम अब आरएनए पॉलीमरेज वाला कोर पार्ट करता है। कोर पार्ट सबसे पहले यहां पर दोनों स्ट्रैंड के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेगा। यहां पर इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए हैं, इनको तोड़ने का काम कोर करता है। यहां अलग से हेलिकेज लगाने की जरूरत नहीं है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज बैठा है यही यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। अच्छा, एंजाइम बाइंड हो चुका है, प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, मतलब स्टार्ट हो चुका है इनिशिएशन। इनिशिएशन में सबसे पहले अब यहां पर इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग होगी। अच्छा, साथ ही साथ ये एंजाइम आगे चलता जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आगे के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता जाएगा और पीछे से स्ट्रैंड ओपन होती जाएगी। ये बच्चों कुछ इस तरह से यहां पर इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते जा रहे हैं, ये एंजाइम आगे चलता जा रहा है। क्लियर? अच्छा, जैसे ये एंजाइम आगे चलेगा, पीछे से ये टी और ए ये वापस अटैच होते जाएंगे, और अगर ये वापस अटैच हो भी रहे तो इनको होने देंगे। अच्छा, ये सारा काम डीएनए में हो रहा है, आरएनए में? ये सारा काम डीएनए में हो रहा है। ये प्रमोटर वगैरह सब डीएनए में तो होते हैं बेटे, आरएनए तो अब बनाना है। अभी तो हम लोग आरएनए पॉलीमरेज को बिठा रहे हैं, आरएनए बनना तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। अभी तो हमने बस एंजाइम को बिठाया है, और वो भी कहां बिठाया है? प्रमोटर वाली जगह पे। तो प्रमोटर पे हमने इसको यहां पे अटैच करा दिया। अब सबसे मेन बात, ये जैसे जैसे यहां पर आगे जा रहा है, जैसे जैसे यहां पर आगे बढ़ता जाएगा, यहां पर ये आगे बढ़ेगा तो ये आगे के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता चला जाएगा। ये पॉइंट आप सभी जानते हैं स्टार्ट पॉइंट है, ये स्टार्ट पॉइंट है। आप देख रहे हैं प्रमोटर से अभी यहां पर कोई आरएनए नहीं बना, यानी प्रमोटर से आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता है, यहां तो केवल आरएनए पॉलीमरेज बाइंड अप करता है। क्लियर? अच्छा, जैसे जैसे आगे जाएगा तो आगे के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा, आगे के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा, और जैसे ये स्टार्ट पॉइंट पे पहुंचेगा वहां से फिर ये आरएनए बनाना शुरू करेगा। ये बच्चों कुछ इस तरह से ये आगे चलता गया। प्रमोटर से देखो कोई आरएनए नहीं बना। अब जैसे ये आगे गया, मान लीजिए स्टार्ट पॉइंट है, तो जहां ये स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट पे क्या दिख रहा है आपको? ग्वानिन। तो जहां ये स्टार्ट पॉइंट है, अब यहां से आरएनए बनना शुरू होगा। अगर यहां ग्वानिन है तो आप बताइए सामने कौन आएगा? साइटोसिन आएगा। यहां पर ये बच्चों साइटोसिन आएगा, लेकिन खास बात यहां ये साइटोसिन अकेला नहीं आता। जब भी चेन बनती है, हमने सीखा था रेप्लिकेशन में भी ऐसे होता है, जब भी चेन बनती है नया न्यूक्लियोटाइड हमेशा ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आता है। मतलब यहां साइटोसिन के साथ शुगर और 3 फॉस्फेट लगेंगे। बात समझ में? ये साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में यहां पर प्रेजेंट आता है। मतलब ये एक तरह से सीटीपी है, लेकिन इसके आगे डी नहीं लगाएंगे। अच्छा, डी क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि हम आरएनए बना रहे हैं, और आरएनए बनाने में शुगर कौन सी होती है? राइबोस। तो ये एक तरह से सीटीपी हो जाएगा। अच्छा, अब इस सीटीपी के ऊपर ये जो सीटीपी है, इस पे ये आरएनए पॉलीमरेज एक्ट करेगा। आरएनए पॉलीमरेज इस पे एक्ट करता है, तो ये एक तरह से वही सबस्ट्रेट का काम करेगा। साथ ही साथ यहां पर इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा और ये 2 फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे। जो 2 फॉस्फेट रिलीज हुए, नाम बोलो, पायरोफॉस्फेट। और इन्हीं पायरोफॉस्फेट का काम होता है एनर्जी देना। मतलब यही पायरोफॉस्फेट रिलीज होंगे, एनर्जी देंगे, और जो एनर्जी मिलेंगी वही इस ट्रांसक्रिप्शन में यूटिलाइज होती जाएगी। मतलब जो एनर्जी रिलीज होगी वो ट्रांसक्रिप्शन में यूज करती जाएंगे। क्लियर? अच्छा, मतलब ये सी अकेला नहीं है, बात को समझना। ये सी अकेला नहीं था, ये एग्जैक्टली ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आया, जिसमें से 2 फॉस्फेट रिलीज होंगे और वो साथ साथ एनर्जी देंगे। क्लियर? अब यहां देखो, यहां पर सी है, यहां सी है, तो सामने वाला जो न्यूक्लियोटाइड आएगा यहां पर आएगा जी, लेकिन जी अकेला नहीं आएगा। ये जी यहां पर एग्जैक्टली जीटीपी की फॉर्म में आएगा।
जैसे वो सीटीपी की फॉर्म में है, ये जीटीपी की फॉर्म में आएगा। फिर वही 2 फॉस्फेट रिलीज होंगे, एनर्जी देंगे, और यहां पर अब इनको ऐसे जोड़ते जाएंगे, और जैसे जैसे इनको जोड़ेंगे चेन बनती जाएगी। अच्छा, चेन बन रही है तो इधर जो डायरेक्शन होगी ये रहेगी 5'। नई चेन हमेशा 5 to 3 ही बनती है, नई चेन हमेशा 5 to 3 बनेगी। तो ये जो टेम्पलेट होगा ये 3 to 5 होता जाएगा। तो नई चेन हमेशा दिमाग बिठाओ, डीएनए बनाओ या आरएनए बनाओ, नया तो 5 to 3 ही बनता है। तो यहां पर 5 to 3 ऐसे चेन बनती जाएगी। अब यहां ए है तो यहां पर यू आएगा, और यू यहां पर वही यूटीपी की फॉर्म में आएगा जो ड्यूअल फंक्शन करेगा। अच्छा, यहां पे इस तरह से आप देखते जा रहे हैं, ये बच्चों यहां पर ऐसे आरएनए बनता जा रहा है, ऐसे यहां पे आरएनए बनना शुरू हो चुका है। अच्छा, जब ये आरएनए बनना शुरू हो गया तो जितना आरएनए बनेगा, बात को समझना, जितना आरएनए बनेगा इसको यहां से साथ साथ बाहर भी निकालेंगे। मतलब ये आरएनए डीएनए के साथ हमेशा अटैच नहीं रहेगा, जितना बनता जाएगा उसको इस डीएनए से बाहर भी निकालते रहेंगे, और ये बाहर करने का काम कोर एंजाइम ही करता है। मतलब वही आरएनए पॉलीमरेज ही करता है। मतलब ये आरएनए पॉलीमरेज यहां पर एक साथ कई काम कर रहा है। आगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहा है, पीछे चेन बना रहा है, और जैसे जैसे चेन बनती जाएगी उसको यहां से बाहर भी करता जाएगा। क्लियर? तो यहां से ये जो आरएनए की चेन बनी है, इस आरएनए की चेन को यहां से क्या करेगा? बाहर। मतलब ये चेन यहां से इस तरह से आरएनए की चेन बाहर आ गई, यहां से आरएनए की चेन बाहर आ गई, और ये बाहर करने में भी इस आरएनए पॉलीमरेज का ही रोल है। अच्छा, जैसे ये चेन यहां से बाहर निकलेगी, अब यहां का जी और यहां का सी, ये दोनों अब आपस में अटैच होंगे। मतलब जैसे ये बाहर निकलेगा जी और सी कनेक्ट होंगे, और ये जी और सी फिर से यहां पर इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, फिर अगला वाला न्यूक्लियोटाइड जी सी, फिर ये कनेक्ट होंगे, तो इस तरह से कनेक्ट होते चले जाएंगे। अच्छा, यहां पर ये चेन बनना शुरू हो चुकी है। एक साथ यहां पर कई फंक्शन हो रहे हैं। क्या क्या फंक्शन हो रहे हैं? ये आगे की तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहा है, जितनी चेन बन रही है वो चेन बाहर आती जा रही है, और पीछे से ये डीएनए वापस डबल होता जा रहा है। मतलब पीछे से डीएनए वापस डबल स्ट्रैंड बनता जा रहा है। यहां पर अभी हल्की सी चेन बनना शुरू हुई है। ये पार्ट था इनिशिएशन वाला, मतलब इनिशिएशन का पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम यहां लंबी चेन बनाते जाएंगे, मतलब इलोंगेशन करते। तो अब यहां पर सेकंड पार्ट चलेगा इलोंगेशन। जब इलोंगेशन की प्रोसेस होगी तो यहां से सिग्मा फैक्टर को हटा दिया जाएगा। मतलब यहां से अगला पार्ट आता है रिमूव सिग्मा फैक्टर। यहां से इस सिग्मा फैक्टर को इस तरह से यहां से हटा दिया जाएगा। जब बच्चों यहां से सिग्मा फैक्टर को हटा देंगे तो अब यहां पर इलोंगेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। इलोंगेशन की प्रोसेस में होगा यही, जैसे जैसे आगे चलता जाएगा, आगे की तरफ जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते जाएंगे, पीछे चेन बनती जाएगी। इसको बच्चों आप ऐसे समझिए, ये आगे की तरफ चलता जा रहा है। अब अकेला आरएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है, क्योंकि सिग्मा तो हट चुका है। अब तो अकेला आरएनए पॉलीमरेज है। इसने आगे की तरफ, आप ही बताइए क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा, पीछे यहां न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर चेन बनाता जाएगा, और जितनी चेन बनेगी बाहर आती जाएगी, और पीछे से ये वापस ऐसे डबल होता जाएगा। ये सारा काम एक साथ चलता जाएगा। यहां पर इस इलोंगेशन में आप ध्यान से देख रहे होंगे कि अकेला आरएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है। पहले सिग्मा था, वो तो हट चुका है। अब अकेला आरएनए पॉलीमरेज यहां पर ये प्रोसेस को चलाता जाएगा। बात आती है कब तक ये आरएनए बनाए। ये आरएनए तब तक बनाता रहेगा जब तक कि ये इस टर्मिनेटर के यहां ना पहुंच जाए। मतलब ये चलता जाएगा जब तक कि ये टर्मिनेटर पे ना पहुंचे। अच्छा, जैसे ये टर्मिनेटर पे पहुंचेगा वहां पर आकर चेन बनना बंद हो जाएगी। तो अगला पार्ट आता है इलोंगेशन के बाद, नेक्स्ट पार्ट आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स था, ये आरएनए पॉलीमरेज का कॉम्प्लेक्स पहुंचा, टर्मिनेटर पे पहुंचा। अब टर्मिनेटर पे आते ही बात आती है, इसको कौन रोक देगा? तो टर्मिनेटर पे यहां पर एक फैक्टर आके जुड़ता है जिसका नाम है रो फैक्टर। जैसे वहां सिग्मा था, यहां रो आ गया। रो फैक्टर जैसे इसके साथ बाइंड अप होगा, ये आगे मूव नहीं कर पाता है, मतलब आगे की चेन बनना ये रोक देता है। तो चेन बनने को रोकने का काम किसने करवा दिया? रो फैक्टर। जैसे रो फैक्टर यहां जुड़ा, चेन बनना बंद हो गई, तो ये आरएनए की चेन यहां से रिलीज हो जाती है। और आप देख रहे हो डीएनए वही डबल स्ट्रैंड फिर से बन गया। यानी डीएनए से आरएनए बनने के बाद ऐसा नहीं होगा कि डीएनए खराब हो जाएगा, ये पहले जैसे ही बन जाएगा। अब ये डीएनए सोचे कि मुझे फिर से आरएनए बनाना है, क्या बना सकता है? यस, बना सकता है। फिर वही प्रोसेस चलेगी। सबसे पहले प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड होगा। बताओ किसकी हेल्प से? सिग्मा की हेल्प से। फिर जहां स्टार्ट पॉइंट होगा वहां से आरएनए बनाना शुरू करेगा। कब तक बनाता रहेगा? जब तक कि टर्मिनेटर ना आए, और टर्मिनेटर पे भी रो फैक्टर आ जाएगा। मतलब सीधी सी कहानी है। यहां पर एंजाइम को बिठाएंगे, स्ट्रक्चर जिनसे आरएनए बनाते जाएंगे, और टर्मिनेटर पे रो आकर उस चेन को बनने से रोक देगा। यानी पूरी प्रोसेस को
टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया। जब वो आरएनए पॉलीमरेज अटैच हुआ था तो वो पार्ट था इनिशिएशन, ये चेन बनती जा रही थी इलोंगेशन, और जहां ये बनना बंद हो गया वो टर्मिनेशन हो गया। मतलब टोटल 3 पार्ट है। अच्छा, अगर हम प्रोकैरियोट्स में समझे तो प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज के साथ जब सिग्मा फैक्टर लगा था, बताओ क्या हुआ था? इनिशिएशन, वही इनिशिएशन में हेल्प करता है। जैसे ही इलोंगेशन हुआ सिग्मा हट गया, यानी अकेला आरएनए पॉलीमरेज है तो इलोंगेशन होगा, क्लियर। और टर्मिनेशन करना है तो इसके साथ यहां रो फैक्टर लग गया, तो आरएनए पॉलीमरेज के साथ रो फैक्टर लगेगा तो टर्मिनेशन हो जाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा इनिशिएशन, अकेला आरएनए पॉलीमरेज इलोंगेशन, रो लगते ही ये क्या हो जाता है? टर्मिनेशन हो जाता है। अच्छा, ये जो कहानी है ये तो है प्रोकैरियोट्स की। सिग्मा रो का मिलना ये बस प्रोकैरियोट्स में ही होता है, यूकैरियोट्स में होता ही नहीं है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि यूकैरियोट में फिर ये इनिशिएशन टर्मिनेशन कैसे होता होगा? तो आप बस इतना याद रखिएगा, यूकैरियोट के केस में आरएनए पॉलीमरेज के साथ कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स लगते हैं, यहां ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स लगते हैं, और यही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कुछ इनिशिएशन में काम आएंगे, कुछ इलोंगेशन में और कुछ टर्मिनेशन में काम आते हैं। मतलब यूकैरियोट में अपनी सेल में ना तो कोई सिग्मा है ना कोई रो है, सिग्मा रो का रोल ही नहीं है, सिग्मा रो है ही नहीं, वहां पर सारा काम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कराते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जुड़ेंगे और वही इनिशिएशन इलोंगेशन टर्मिनेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो कैसे ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज्म होती है, क्लियर हुई बच्चों? पूरी पार्ट को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3। इनिशिएशन करो, इलोंगेशन करो और टर्मिनेशन कर दो, बस इतनी सी कहानी है, क्लियर।